हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन इक्वेशन दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है, ठीक है ना। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 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 चीजों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है, एक इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा गया है, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। तो देखिए, एक लीनियर सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन होता है उसके तीन पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे दिया गया है, एक हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीन पॉसिबिलिटी होती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। किसके बेसिस पर ये तीन कैसे मैं इनको आइडेंटिफाई करूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। देखिए, क्रैमर्स रूल बोलता है कि एक होता है डेल्टा। डेल्टा डिफाइन किया जाता है। डेल्टा कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस दिख रही हैं उनके कोएफिशिएंट से इस डिटर्मिनेंट को भर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट भर दीजिए 2 - 1 3। वैसे इसके कोएफिशिएंट 3 2 - 1 3 2 - 1। वैसे ही इसके कोएफिशिएंट डालिए 4 5 और अल्फा। 4 5 और अल्फा ये हमने डाल दिया, राइट। अब देखिएगा, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो या नॉन जीरो हो तो डिपेंड करेगा उस पे ये सॉल्यूशंस। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यानी कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। नो सॉल्यूशन है तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, साथ में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इनमें से कोई एक, एनी, इन तीनों में से कोई एक या दो नॉन जीरो होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होगी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों ही जीरो होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं व्हाट इज डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा वाई, व्हाट इज डेल्टा जेड। देखिए, डेल्टा एक्स में हम क्या करते हैं, एक्स वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो अगर आप जानना चाहेंगे डेल्टा एक्स को, तो डेल्टा एक्स में हम क्या करेंगे, एक्स वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे, उसकी जगह इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। तो 5 7 और बीटा हम भर देंगे। इसी तरीके से वाई वाले और जेड वाले को एज इट इज लिखेंगे। तो ये वाई वाला कॉलम है, जेड वाला, इनको एज इट इज लिख देंगे। -1 2 5 3 - 1 और अल्फा। इतना आपको समझ में आया होगा। जब डेल्टा वाई को लिखना होगा तो मैं वाई वाले कॉलम को इग्नोर करूंगा, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिखूंगा इसमें। आप देख सकते हैं 2 3 4। और वाई वाले की जगह पर मैं ये बीच वाला, सॉरी ये कांस्टेंट वाला 5 7 और बीटा को भरूंगा। और यहाँ से 3 - 1 और अल्फा को फिल करूंगा। इसी तरीके से अगर डेल्टा जेड की बात होगी तो डेल्टा जेड में मैं क्या करूंगा, जेड वाले कॉलम को इग्नोर करते हुए बाकी को एज इट इज भरूंगा। तो बाकी को कैसे लिख भरूंगा, 2 3 4 -1 2 5। और जेड वाले की जगह में इस कांस्टेंट वाले को 5 7 और बीटा को फिल करूंगा, राइट। तो ये तीनों ही जीरो हो जाएंगे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुल मिला के हमें तीनों में इस डेल्टा की वैल्यू को एनालाइज करना है। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जीरो होती है, राइट। तो हम पहले डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा का वैल्यू हम करते हैं सारस मेथड से। किस मेथड से, सारस। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं भी बता दूंगा सारस मेथड क्या होता है। 2 5 3 - 1 और अल्फा। देखिए, सारस मेथड एक इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपने इसको लिखा डिटर्मिनेंट को, और इसके फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज लिख लीजिए आगे से। 2 3 4 -1 2 और 5। इसको लिखने के बाद आप एक काम करेंगे, इस डायगोनल को इंटू कीजिए। 4 अल्फा आएगा, इसको करेंगे तो 4 आएगा, इसको करेंगे तो 3 3 9 पंजे 45। तो इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। तो इसको करने पर क्या आएगा,
4 अल्फा, इसको करने पर 4 आएगा, इसको करने पर 45 आएगा, माइनस, इसको कीजिए तो आएगा -3 अल्फा, इसको करिए तो आएगा -10, इसको कीजिए, 4 दूनी 8, 3 24, तो +24 आएगा, राइट। तो ये आ रहा है डेल्टा का वैल्यू। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा, यानी कि 7 अल्फा। यहाँ से 49 आया, और यहाँ से -14 आया, यानी कि 35 आया डेल्टा का वैल्यू। अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 7 अल्फा इज नॉट इक्वल टू -35 होना चाहिए, यानी कि अल्फा का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 7 5 जा -5। ये किसके लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि अल्फा इक्वल टू -5 होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, और नो सॉल्यूशन के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए, राइट। अब देखिए, मतलब अल्फा का वैल्यू -5 होगा तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और -5 पे यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन देख लेते हैं। इसने बोला अल्फा इज नॉट इक्वल टू -5, सही बात है, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब, ये तो सही बात है। इनकंसिस्टेंट -5 पे होगा, सही बात है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन -5 पे होगा, ये भी सही बात है। अब देखिए, इसने बोला द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -6, तो यानी कि जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना था, विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे या अप्रोच अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।